हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन एंड अगेन। तो बच्चों हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे और रेस्पायरेशन में आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या पढ़ना है फिर से बोलो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो रेस्पायरेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा रेस्पायरेशन है। और रेस्पायरेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई रेस्पायरेटरी सब्सटेंस होगा। कोई क्या होगा? रेस्पायरेटरी सब्सटेंस होगा और उस रेस्पायरेटरी सब्सटेंस का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे थे। उसका हम लोग क्या करा रहे थे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से हमें मिलने वाला था एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो रेस्पायरेटरी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो बच्चों याद करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने लिंक रिएक्शन पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? उसके बाद हम लोगों ने टीसीए साइकिल, या उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रेब्स साइकिल, हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, लिंक रिएक्शन हो या टीसीए साइकिल हो, इसमें हम लोगों को मिला था NADH। क्या मिला था? NADH। और मेनली टीसीए साइकिल में हम लोगों को मिला था NADH प्लस FADH2। क्या मिला था हम लोगों को? FADH2। अब इसी NADH का और इसी FADH2 का फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। क्यों ऑक्सीडेशन करेंगे? क्योंकि हमको चाहिए एनर्जी करेंसी ATP, पर हमारे पास ATP नहीं है, हमारे पास है NADH। ये भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसको हमें बदलना पड़ेगा ATP में। तो ATP में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? फिर से ऑक्सीडेशन करना होगा। फिर से हमें क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन करना होगा। फिर से FADH2 का क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन करना होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिलेगा ATP। हमें क्या मिलेगा? ATP। तो बच्चों हमने क्या क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास NADH है, हमारे पास FADH2 है, उसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 in presence of O2 to form ATP। क्या बनाने के लिए? ATP बनाने के लिए हम लोग को ऑक्सीडेशन करना होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जिस प्रक्रिया के द्वारा NADH FADH2 का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ETS। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ATP फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको शॉर्टकट में बोलेंगे OP। यानी हमारे पास इन 3 स्टेप के अलावा एक और स्टेप आ गया, जिसको हम लोग बोलेंगे ETS। ये क्या चीज का स्टेप है? रेस्पायरेशन में रेस्पायरेटरी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन करके ATP बनाने के स्टेप्स में हम लोगों ने 3 स्टेप पहले पढ़ा था। चौथा स्टेप हमारे पास आ गया ETS। और जब ETS जहां जहां चलेगा, उसी के साथ एक और स्टेप कपल्ड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, साथ साथ होता रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में थोड़ा सा ओपी यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ईटीएस किसको बोलेंगे। तो ईटीएस का डिफिनीशन हम लिखने जा रहे हैं। तो ईटीएस में होता क्या है, तो डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, सब्सटेंस ऑफ लो रिडक्शन पोटेंशियल टू सब्सटेंस ऑफ हाई रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने क्या लिखा कि इसमें डाउन हिल मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन के, यानी इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा। कौन सा मूवमेंट रहेगा? डाउन हिल मूवमेंट रहेगा, जिसमें कुछ सब्सटेंस होंगे जिनके पास लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले सब्सटेंस के पास भेज देंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ईटीएस कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलेगा? तो इसकी लोकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो बच्चों इसका लोकेशन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका लोकेशन कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कहाँ इसका लोकेशन है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस चलेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक सेल हो गया। ठीक है, जगह कम है तो छोटा स्ट्रक्चर हो रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, तब थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। तो बड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा एक मैं काम करता हूँ। ये आपका स्लाइड हो गया, 1 मिनट, 2-4 स्लाइड और बना लेता हूँ मैं। वन मिनट बच्चों, आप ही के काम में लगा हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों मान के चलो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सेल है। क्या है? सेल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ, ये सेल है और सेल के अंदर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने एग्जांपल के लिए बना दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन हमारा फोल्डेड रहता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि रिएक्शन के लिए स्पेस ज़्यादा मिल पाए। तो हमारा ये इनर मेम्ब्रेन है। तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसका नाम होता है, जो स्पेस दिख रहा है ना, इस मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटर
मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर है। और ये वाला जो जगह है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का जगह है, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और एक सेल का अपना साइटोप्लाज्म है। ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलेगा, तो ये वाला मेम्ब्रेन जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है ना, इसी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। ये फोल्डेड मेम्ब्रेन को यदि मैं जूम करूं, इतना पार्ट लेकर जूम करूं तो कैसे दिखाई देगा? यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, तो जूम कर, ये लिपिड बाई लेयर का बना होगा। तो लिपिड बाई लेयर का बना होगा तो ऐसे जूम करने पर ऐसे लगेगा कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है पर एक ही मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको जूम किया, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ आपका क्या मिलेगा? IMS मिलेगा। IMS मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस मिलेगा। और अंदर की तरफ क्या मिलेगा आपको? मैट्रिक्स मिलेगा। किसका मैट्रिक्स है? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए हम थोड़ा सा बैक आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये लोकेशन ATS का लोकेशन कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ATS करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो हम लोग रिक्वायर्ड देखते हैं कि हमको ETS करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो बच्चों ETS करने के लिए सबसे ज़रूरी है IMM मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा चीज जो रिक्वायर्ड वो होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। दूसरा चीज क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, याद रहेगा। दूसरा चीज होंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और तीसरा चीज होगा जो इलेक्ट्रॉन को लास्ट में एक्सेप्ट करेगा, यानी अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो होता है ऑक्सीजन। तो हमारे लिए तीन चीजें चाहिए जिससे हमारा ETS आसानी से चल पाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो हम बात करते हैं अब मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देख लिया, ऑक्सीजन के बारे में हम सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो आपका ETS कराते हैं, वो चार तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जिनका नाम है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। याद रहेगा क्या क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज अथवा एबिक्विनोन रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। NCERT में इसकी चर्चा किया है, तो ये नाम हम लोग को याद रहना चाहिए, NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। क्लियर है। अब NADH डिहाइड्रोजिनेज में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है FMN। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। दूसरा है आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। तो दो चीजें आती हैं NADH में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है FADH2। इसको हम लोग FADH2 डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को, अथवा इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोलते हैं? तो याद करो TCA साइकिल। TCA साइकिल में क्या हो रहा था? तो सक्सिनेट नाम के एक कंपाउंड था, इससे बन रहा था फ्यूमेरेट। क्या बन रहा था? फ्यूमेरेट बन रहा था। और फ्यूमेरेट कैसे बन रहा था? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जो सक्सिनेट था अपना इलेक्ट्रॉन FAD प्लस को दे रहे थे, जिससे FADH2 बन जा रहा था। इसी के नाम से, यानी सक्सिनेट का क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है
यहाँ से सॉरी, सक्सीनेट का रिडक्शन नहीं, सक्सीनेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है और हाइड्रोजन किसको मिल रहा है, FADH2 को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम इस चीज को करा रहा है। क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को हम लोग साइटोक्रोम रिडक्टेज के नाम से जानते हैं अथवा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे, साइटोक्रोम रिडक्टेज अथवा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। एक चीज और, इसमें FADH2 में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे वो भी आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होंगे। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आप लोग को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे वो साइटोक्रोम B होगा, पहला होगा साइटोक्रोम B। उसके बाद हमारे पास आएगा आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास साइटोक्रोम C1। तो ये 3 है जो साइटोक्रोम रिडक्टेज का काम करेंगे। इसी को हम लोग साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। चौथा कॉम्प्लेक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा और ETS में पार्टिसिपेट करेगा, उसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या नाम है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन करा दे, उसी को हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, तो एक तो आएगा कॉपर A आएगा, उसके बाद आपके बाद आएगा साइटोक्रोम A, उसके बाद आएगा साइटोक्रोम A3 और लास्ट में आएगा कॉपर B। तो ये 4 चीजें साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में आते हैं। ठीक है, तो हमें चारों कॉम्प्लेक्स याद हुआ कि नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये चारों मिलकर इलेक्ट्रॉन को का ट्रांसपोर्ट करेंगे और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देंगे ऑक्सीजन तक। तो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। एक होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिस्ट में पहला नाम है यूबिक्विनोन का। किसका नाम है, यूबिक्विनोन। 1 मिनट, यूबिक्विनोन का नाम है। ठीक है, इसको हम लोग कोएंजाइम क्यू के भी नाम से जानते हैं। ये कैसा लिखा मिल जाएगा आपको, क्यू लिखा मिल जाएगा, यानी यूबिक्विनोन अथवा COQ लिखा मिल सकता है। ये होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, माने ये फिक्स नहीं होता है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, मूव करेगा, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, मूव किया, कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया। कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन पकड़ा, मूव किया, कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाता है UQH2 यदि इसके सेंस में लिखे तो, या कोएंजाइम QH2 इसके सेंस में लिखे तो, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT में इसी का मेंशन किया है तो यही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला होगा यूबिक्विनोन, दूसरा है साइटोक्रोम C, दूसरा क्या है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से उठाता है और कॉम्प्लेक्स 4 को दे देता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C। अच्छा, साइटोक्रोम C का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, तो साइटोक्रोम C का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका लोकेशन होगा आउटर सरफेस ऑफ, कहाँ लोकेशन होगा, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
एकदम क्लियर हो जाएगा जब डायग्राम में दिखाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। साइटोक्रोम सी कहाँ लोकेट होता है, तो साइटोक्रोम सी का लोकेशन होगा आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने बच्चों किसके बारे में पढ़ा? ईटीएस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? ईटीएस के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। मैंने एक और बात बताया था कि जब जब ईटीएस चलेगा, ईटीएस के साथ साथ एक और चीज चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दोनों कपल्ड होते हैं, यानी ईटीएस चला और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं चला तो एटीपी नहीं बनेगा। हम लोग एटीएस क्यों चला रहे हैं? एटीपी बनाने के लिए। एटीएस क्यों चला रहे हैं? एटीपी बनाने के लिए। इसलिए एटीएस चलाने के साथ साथ ओपी चलाना जरूरी है ताकि हमें एटीपी मिल जाए। इसलिए हम थोड़ा सा बात करेंगे ओपी के बारे में, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है एटीपी का फॉर्मेशन। किसके द्वारा? एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH FADH2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ईटीएस। यानी ईटीएस के दौरान जो NADH एंड FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, उससे एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी का यूज करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ चलेगा? तो ये भी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट चलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। देखा जाएगा, इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले चाहिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद चाहिए हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन आयन का नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे तरफ हाइड्रोजन आयन का नंबर बहुत कम होना चाहिए। ये कब होगा? जब हाइड्रोजन पंप होगा, हाइड्रोजन आयन पंप होंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन आयन के नंबर को बढ़ाएंगे या दूसरे तरफ कम रखेंगे। और तीसरा चीज चाहिए एटीपी सिंथेज एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोजन आयन के मदद से उसका ट्रांसपोर्ट करा के एटीपी का सिंथेसिस कर ले। ये चार चीजें होती हैं कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर हमारा एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग डिटेल से, अभी देखेंगे इसी वक्त। देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम में ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ये वाला चीज़ मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाला चीज़ को हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटीपी सिंथेज बोलेंगे, या इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स 5। हालांकि एटीपी सिंथेज किसको दिया है? कॉम्प्लेक्स 5 में दो पार्ट होता है। एक को बोला जाता है F0 पार्टिकल, दूसरा का बोला जाता है F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल को एटीपी सिंथेज बोला है, तो हम भी F1 पार्टिकल को एटीपी सिंथेज बोल रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स 5 क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ए वाला यानी F0 पार्टिकल और F1 जिसको हम लोग एटीपी सिंथेज बोल रहे हैं, दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स 5 बनाएगा। और कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी सिंथेसिस करने का जो मशीनरी है उसका हिस्सा है। पर प्रेजेंट कहाँ है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर कट याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। जो 5वां कॉम्प्लेक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नहीं, जबकि एटीपी सिंथेज का होता है, एटीपी बनाने वाली मशीनरी का होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है। ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग क्या बोले थे? NADH डिहाइड्रोजिनेज बोले थे, या दूसरा नाम लोग बोले थे इविक्विनोन रिडक्टेज। दूसरा नाम याद रहे या ना रहे, पहला नाम याद होना चाहिए। पहला नाम हमने क्या बोला था?
NADH रिडक्टेज, पहला नाम क्या बोला था, NADH रिडक्टेज। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 लिखा है। सर कॉम्प्लेक्स 2 नहीं लिखे, कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ है, आएगा, मैं थोड़ा सा अलग अलग करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट है, ETS का पार्ट नहीं है। क्लियर है बच्चों? एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे कौन सी घटनाएं घट रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा NADH रिडक्टेज, सॉरी NADH डिहाइड्रोजिनेज है। मतलब ये क्या करेगा कि यहाँ पर कोई NADH रहेगा, उस NADH से हाइड्रोजन को अलग करेगा, जिससे में बनेगा NAD प्लस। क्या बनेगा, NADA प्लस। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारा निकल गया। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किसके पास चला जाएगा, तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसका नाम है FMN। क्या नाम है, फ्लेमीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा FeS यानी आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन के पास। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। इस दौरान एक इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ कि ये वाला जो जगह है, इस वाले जगह को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये किसका मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये वाला जो एरिया जो है जहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं आई इनर, एक सेकेंड 1 मिनट, हाँ इसको बोलेंगे हम लोग इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी IMM है। और ये हमारा क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस दौरान क्या होगा कि यहाँ से 4 हाइड्रोजन आयन, मैट्रिक्स से 4 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्लियर हुआ? तो 2 चीज़ें साथ हुई, क्या क्या हुआ, NADH से हाइड्रोजन निकला, टूटा और NAD प्लस बना। इस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन FMN एक्सेप्ट किया और उस 2 इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के पास भेज दिया गया। ठीक है, अब कहीं यहाँ पे मौजूद रहेगा यूबिक्विनोन, यहाँ पे मौजूद रहेगा यूबिक्विनोन। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कंपाउंड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के बाद ये बदल जाएगा आपका UQH2 में बदल जाएगा। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद UQH2 में बदल गए, यानी यूबिक्विनोन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यूबिक्विनोन नहीं रहा, वो हो गया यूबिक्विनॉल। क्या हो गया, यूबिक्विनॉल। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे मौजूद रहेगा साइटोक्रोम। यहाँ पर हमारे पास मिलेगा साइटोक्रोम B। क्या मिलेगा, साइटोक्रोम B मिलेगा। और ये जो यूबिक्विनॉल बना था वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को ट्रांसफर कर देगा। ठीक, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ। अपना 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को ट्रांसफर करेगा। साइटोक्रोम B अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड को भेज देगा। यहाँ से आयरन कंटेनिंग कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इसको साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन भेज देगा। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला गया, साइटोक्रोम C1 के पास चला गया। अब मैंने बोला था कि एक साइटोक्रोम C नाम का एक जो प्रोटीन होगा वो इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। किस से, साइटोक्रोम C1 से। C1 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। कौन एक्सेप्ट कर लिया, साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हम लोगों ने जितने
भी कंपाउंड को देखा, सभी के सभी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर साइटोक्रोम सी है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कोई बात नहीं, एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो दूसरी बार एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किया है उस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा कॉपर ए के पास। किसके पास भेज देगा बच्चों? कॉपर ए के पास। कॉपर ए से इलेक्ट्रॉन जो होगा ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम ए3 के पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होगा कॉपर बी के पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है। तो मान के चलो कि 2 साइटोक्रोम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। एक साइटोक्रोम 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 साइटोक्रोम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बार में साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 साइटोक्रोम लिख दिया हूँ। अब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉपर बी के पास चला आया। अब कॉपर बी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को भेज देगा ऑक्सीजन के पास। किसके पास भेज देगा? ऑक्सीजन के पास, O2 के पास भेज देगा। और यहाँ पर मैट्रिक्स में हमारे पास हाइड्रोजन है ही, O2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा यहाँ पर H2O। क्या बना देगा? H2O। ठीक है, और इस H2O को हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वाटर के नाम से हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में वाटर बना है। अब बच्चों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था, फिर यहाँ से 4 हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से ट्रांसफ़र होगा इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ये किसके थ्रू ट्रांसफ़र होगा? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स 4 हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफ़र न करके 2 हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा? मैट्रिक्स से। तो एक बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, जबकि इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बन गया कि नहीं बन गया? तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अवेलेबल है। हाइड्रोजन आयन क्या है? ग्रेडियंट अवेलेबल है, और एक ग्रेडियंट एकदम फेवरेबल है किसके लिए? एटीपी सिंथेस के लिए। अब यहाँ से क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा। कितना हाइड्रोजन आयन? 4 हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा। कहाँ? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कहाँ ट्रांसफर होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से, हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन से लो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ 4 हाइड्रोजन आयन 4 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर होगा। किसके द्वारा? एटीपी सिंथेस नाम के चैनल के द्वारा। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, डिफ्यूजन है। और ये डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। कैसा डिफ्यूजन है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक डाउन हिल प्रोसेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको मिलेगा एनर्जी। क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखो ना, डाउन हिल प्रोसेस का मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होना डाउन हिल प्रोसेस है, इसलिए हमको यहाँ पर मिलेगा एनर्जी। यहाँ पर हमारा हुआ डाउन हिल प्रोसेस। अब एनर्जी मिलने से क्या फायदा होगा? एनर्जी मिलने से ये फायदा होगा कि यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस एनर्जी के हेल्प से बना देंगे ATP। क्या बना देंगे बच्चों? ATP। तो हमें क्या मिल गया? ATP मिल गया। क्या मिल गया? ATP। तो ATP कैसे मिला? तो ATP मिलने के लिए एक तरफ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा गया, एक तरफ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम रखा गया, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट बनाने में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम भूमिका है, अहम रोल है। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो इस तरह का
हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट नहीं बनता, जब हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट नहीं बनता, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नहीं होता, और नहीं होता तो एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़कर एटीपी नहीं बनाते। क्लियर बात है। तो बात थी हमारी किसके बारे में, NADH के बारे में। तो यहाँ पर एक NADH से हमें कितना एटीपी मिला इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। एक NADH से 10 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट हुआ है, इस चीज़ को हम लोग को याद रखने की ज़रूरत है, और ये जो क्या प्रक्रिया हो रहा है इसको हमको याद रखने की ज़रूरत है। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर फिर से वही डायग्राम है। डायग्राम में ए वाला है कॉम्प्लेक्स 1, ये वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या था, तो FADH डिहाइड्रोजिनेज अथवा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, याद है। ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है। ये वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है। ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है। क्लियर है कि नहीं है। तो बच्चों, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है जो एटीपी का सिंथेसिस करेगा। अब क्या करेंगे, अब चूंकि हम लोग बात करेंगे FADH2 की, तो NADH2 नहीं आ रहा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 का कोई काम फिलहाल नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, FADH2। तो यहाँ पर FADH2 से हाइड्रोजन को तोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा FADH प्लस। क्या मिलेगा, FADH प्लस। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, आयरन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, ईविकिनॉन को। ईविकिनॉन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लिया वो बदल गया ईविकिनॉल में, यानी ईविकिनॉन H2 में बदल गया। क्लियर है कि नहीं। अब ईविकिनॉन से जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B के पास। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास जाएगा। साइटोक्रोम B से फिर इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर मूव करेगा किसके पास, साइटोक्रोम C1 नाम के प्रोटीन के पास। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जो कॉम्प्लेक्स 3 का हिस्सा है। फिर यहाँ पे कहीं पे साइटोक्रोम C अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, साइटोक्रोम C अवेलेबल होगा जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी 2 बार में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 के पास ट्रांसफर कर देगा, जहाँ पर कॉपर A प्रेजेंट होगा, जो यहाँ से 2 बार में एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ से अब हमारे पास क्या मिलेगा, साइटोक्रोम A प्रेजेंट होगा। साइटोक्रोम A यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। साइटोक्रोम A के बाद साइटोक्रोम ये 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से साइटोक्रोम 3 से कॉपर B 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और कॉपर B से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल के यहाँ पर हाइड्रोजन आयन था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद मिल के यहाँ पर बना देंगे H2O, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जानेंगे। इस दौरान यहाँ पर किसी प्रकार का हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ये भी हमारा इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा 4 कॉम्प्लेक्स 3 से 4 हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होगा मैट्रिक्स से, कहाँ, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होगा इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, इसका मतलब है कि FADH2 के ऑक्सीडेशन से, एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 4 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होता है मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में।
और इसके कारण इनर मेम्ब्रेनस स्पेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और मैट्रिक्स में H+ आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जिसके रिजल्ट में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से एक बार में 4 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा, कॉम्प्लेक्स 5 यानी एटीपी सिंथेस के द्वारा। तो 4 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट हुआ, आपका हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हुआ, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट हुआ, जिसके चलते हमें हाइड्रोजन आयन के साथ एनर्जी भी मिला। क्या मिला, एनर्जी मिला। अब इस एनर्जी का उपयोग करेगा एटीपी सिंथेज, जिसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ए वाला एनर्जी मिलके बना देंगे एटीपी। क्या बना देंगे बच्चों, एटीपी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या बना देंगे, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो ये दोनों प्रक्रिया हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से NADH का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, किस तरह से FADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और हमारा एटीपी मिल रहा है। अब यही NCERT के डायग्राम दिया हुआ है और उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। जो चीज़ हमने अलग अलग पढ़ा, यानी NADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन अलग पढ़ा, यानी ऑक्सीडेशन अलग पढ़ा, और FADH2 का ऑक्सीडेशन अलग पढ़ा, लेकिन NCERT ने दोनों को एक साथ दे दिया। कैसे दिया है, तो यहाँ पे देखिए NADH था, NADH प्लस H+, उसमें से हाइड्रोजन टूट रहा है, NADH बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है FMN के पास, और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसके पास, FES के पास ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है और इस डायग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा भी दिया है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, क्लियर है। उसके बाद EV किनोन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद EV किनोन H2 में बदल जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ से जो EV किनोन H2 है, अपना इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा। यानी NADH2 के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 2 का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर FADH2, ये वाला जो सिस्टम है, ये FADH2 का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे FAD+ बन रहा है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स 3 से आया, और 3 से जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएंगे। तो वही चीज़ इस डायग्राम में दिखाया है एक साथ, मैंने इसी चीज़ को अलग अलग दिखा दिया। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया कि एटीपी सिंथेज है, कॉम्प्लेक्स 5 है जो एटीपी बनाएगा। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम लोग समराइज कर लें कि हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है। हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने देखा, कि एक NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, एक NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, जहां पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स 1 था, कॉम्प्लेक्स 3 था, कॉम्प्लेक्स 4 था। जब एक NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स 1 ने हमें 4 हाइड्रोजन आयन दिया, कॉम्प्लेक्स 3 ने हमको 4 हाइड्रोजन आयन दिया, और कॉम्प्लेक्स 4 ने हमको 2 हाइड्रोजन आयन दिया। यानी एक NADH से हमको कितना हाइड्रोजन आयन मिला, 10 हाइड्रोजन आयन मिला। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 था जो ATP बना रहा था,
उसने 4 हाइड्रोजन आयन भेजकर एक एटीपी बनाया। कितना एटीपी बनाया? एक एटीपी बनाया। तो इस हिसाब से 10 हाइड्रोजन आयन यदि भेजेगा तो कितना एटीपी बना देगा? 2.5 एटीपी बनाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 2.5 एटीपी कुछ नहीं होता है। कितना एटीपी उसको काउंट किया जाता है? 3 एटीपी काउंट किया जाता है। इसका मतलब है कि एक NADH के ऑक्सीडेशन से हमें 3 एटीपी मिलता है। याद रखना, एक NADH के ऑक्सीडेशन से हमें कितना एटीपी मिलेगा? 3 एटीपी मिलेगा। उसी तरह से हमने FADH2 का ऑक्सीडेशन देखा। क्या देखा? FADH2 का ऑक्सीडेशन देखा। ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 अवेलेबल है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 अवेलेबल है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 अवेलेबल है और यहाँ पे ATP सिंथेज है। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स 2 FADH में कोई हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा था। कॉम्प्लेक्स 3 4 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स 4 2 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करेगा। टोटल हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। यानी एक FADH2 से 6 हाइड्रोजन आयन मिला। हमने देखा कि ATP बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन आयन चाहिए। एक ATP बनाने के लिए, एक ATP बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन आयन चाहिए? 4। इस हिसाब से देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन आयन से हमें कितना ATP मिलेगा? 1.5 ATP मिलेगा। पर एनसीईआरटी कहता है कि 1.5 ATP कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको कितना ATP लिखता है? 2 ATP लिखता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से हमें 2 ATP मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये समरी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक NADH से हमें 3 ATP मिलेगा और एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी भी आज जितना पढ़ाई हुआ है इसमें कोई भी डाउट होते एक बार पूछो। यदि डाउट नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या होगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो कौन सा है? तो हम लोगों ने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में क्या पढ़ा था? यूबिक्विनोन पढ़ा था और साइटोक्रोम C पढ़ा था। तो साइटोक्रोम C ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है? यूबिक्विनोन। तो ये सही हो जाएगा। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग टर्मिनल ऑक्सीडेशन द साइटोक्रोम व्हिच डू नॉट इलेक्ट्रॉन टू O2। इसमें से कौन सा साइटोक्रोम है लास्ट में, सबसे लास्ट में टर्मिनल में, जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देता है? तो देखो यहाँ पे साइटोक्रोम कौन है? साइटोक्रोम A3 है। ये तो साइटोक्रोम नहीं है, कॉपर आयन है। लेकिन सबसे लास्ट में साइटोक्रोम कौन है? साइटोक्रोम A3 जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे रहा है कॉपर के थ्रू। ठीक है, कॉपर आयन के थ्रू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा A3। आगे बढ़े। कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। यानी कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? तो NADH FADH2 है क्या? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 है। FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस ये कॉम्प्लेक्स 4 है। तो क्या पूछा है? 3 और 4। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस एक कॉम्प्लेक्स 4 है और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 3 है। लेकिन पहले किसको पूछा बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स 3 को रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है। इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 को BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड होता है? मैट्रिक्स में होता है क्या? नहीं। आउटर मेम्ब्रेन में होता है क्या? नहीं। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में होता है क्या? नहीं। इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। ठीक है। 5 में कह रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन FADH2 is oxidized to FAD+. The electron are passed to cytochrome 14 where hydrogen ion is released. यानी FADH2 में हाइड्रोजन टूटता है तो इलेक्ट्रॉन तो पास हो जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस के पास, साइटोक्रोम के पास, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ रह जाता है?
तो हाइड्रोजन मैट्रिक्स में रह जाता है। देखो हाइड्रोजन कहाँ रह जाएगा, मैट्रिक्स में रहे। रिलीज कहाँ रिलीज होता है, मैट्रिक्स में। भले बाद में ट्रांसपोर्ट होगा अलग चीज़ है, रिलीज कहाँ होगा, तो मैट्रिक्स में यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर टूटेगा तो कहाँ रिलीज होगा, मैट्रिक्स में। ठीक है, भले बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, पर रिलीज कहाँ होगा, मैट्रिक्स में, ये याद रखना है। अच्छा, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म फ्रॉम वन NADH। एक NADH से कितना एटीपी बनता है, 3, मैंने बता दिया है। एक NADH से कितना एटीपी बनेगा, 3 बनेगा। एक NADH से कितना एटीपी बनेगा, 3 बनेगा। ठीक, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो ऑक्सीजन है। ETS में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, देखो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इन माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम C इज स्मॉल प्रोटीन अटैच टू, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम C है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो कहाँ अटैच रहता है, तो याद करो इनर सरफेस ऑफ आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके आउटर सरफेस पर, आउटर मतलब बाहर की तरफ, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। ठीक है, उसके पास which one of the following is complex 5 of electron transport system of inner mitochondrial membrane। इसमें complex 5 किसको बोला गया है, तो complex 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा ना होकर ATP सिंथेसिस का हिस्सा है, इसलिए ATP सिंथेज है वो। 10 नंबर कह रहा है which of the following act as mobile carrier for transport of electron between complex 3 and complex 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन कैरियर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दो ही हैं, एक तो ईविकिनोन है और दूसरा साइटोक्रोम C है। तो ईविकिनोन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है आपको कॉम्प्लेक्स 1 से 3 की तरफ या कॉम्प्लेक्स 2 से 3 की तरफ। देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 से 3 की तरफ ट्रांसफर कर रहा है या कॉम्प्लेक्स 1 से 3 की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। साइटोक्रोम C है जो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यहीं तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहीं तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइटोक्रोम C जो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। समरी हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो बच्चों इतना मैंने पढ़ाया, इसमें किसी को किसी प्रकार के कोई डाउट है क्या? यदि डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, डाउट है तो डाउट पूछिए। ठीक है, और घर पे जाके इसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाने के बाद भी यदि कोई डाउट आता है तो कल की क्लास में इसको पूछ ही लेना है, डाउट को नहीं रखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। बाय बाय।